नमस्कार, मेरा नाम जागृति अवस्थी है। मैंने यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन में ऑल इंडिया रैंक 2 हासिल की है और आज इस मीडियम से मैं अपनी डिटेल्ड स्ट्रैटेजी एक एस्पिरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर करना चाहती हूँ। तो स्टार्टिंग में मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताऊँगी कि मैंने बीटेक किया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल से। 2017 में मैंने गेट का एग्ज़ाम दिया जो इंजीनियर्स के लिए होता है। उसमें मेरा ऑल इंडिया रैंक 51 था और उसके थ्रू मैंने बीएचईएल भोपाल ज्वाइन किया एज एन इंजीनियर। मैंने वहाँ पर 2017 से जुलाई 2019 तक काम किया। जुलाई 2019 में मैंने अपनी जॉब छोड़ करके पूरी तरह इस एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर दी और 2020 में मैंने अटेम्प्ट लिया। अटेम्प्ट्स की बात करते हैं तो ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था। पहला अटेम्प्ट जब मैं बीएचईएल में जॉब करती थी मैंने तभी लिया था, जॉब के साथ जो थोड़ी बहुत मैं तैयारी कर पाई थी क्योंकि 8 to 5 6 डेज़ अ वीक मेरा शेड्यूल रहता था बीएचईएल में, तो टाइम नहीं मिलता था। उस वजह से प्रिपरेशन जो भी जैसी भी थी पहला अटेम्प्ट दिया और मेरा प्रीलिम्स नहीं निकला। तो वो एक ट्रिगर फैक्टर बना कि मुझे इस एग्ज़ाम के लिए टाइम देना पड़ेगा, सिलेबस वास्ट है और इसीलिए मैंने फिर सोचा कि जॉब छोड़ दी जाए और प्रॉपर एक रूटीन के साथ तैयारी की जाए। मैं भोपाल मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ और ज़्यादातर मेरी जो प्रेपरेशन की भी ड्यूरेशन है वो यहीं बीती। तो आज के सेशन में मैं पहले तो बिगनिंग कैसे हो फॉर दोज एस्पिरेंट्स जो अभी शुरू ही कर रहे हैं और जो मैं स्ट्रैटेजी बताऊँगी हालांकि वो दूसरों के लिए भी काम आएगी यदि आपको थोड़ी डिफ़िकल्टी हो रही हो एग्ज़ाम में। तो स्टार्ट कैसे करें? मैं अपनी बात करूं तो मैंने जनवरी 2019 में जब जॉब में थी तब तक सारी इन्फॉर्मेशन जुटा ली एग्ज़ाम के बारे में कि क्या है, किस तरह से होता है, साइकिल कैसी है, और फिर पढ़ाई शुरू की। तो मैंने बेसिक बुक्स पढ़ी और करंट अफेयर्स के नाम पे सिर्फ द हिंदू और विजन का फाइनली जो कंपाइलेशन था मैंने बस उतना ही किया था। तो बेसिक्स जो मेरी तैयारी थी वो जनवरी 2019 से सेल्फ स्टडी से शुरू हो गई थी। यूट्यूब का भी मैं हेल्प ले लेती थी क्योंकि और कोई तो मेरा सपोर्ट उस समय था नहीं। आप अगर शुरू कर रहे हैं सबसे पहले एग्ज़ाम को समझिए, साइकिल देखिए एग्ज़ाम की क्या साइकिल है। 1 साल तक ये एग्ज़ाम चलता है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। प्रीलिम्स क्वालिफाइंग है, मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स ऐड होते हैं। मेंस में एक ऑप्शनल सब्जेक्ट भी होता है और मैं जो स्ट्रैटेजी बताऊंगी मैं आपको GS 1 2 3 4 के हिसाब से डिवाइड करके ऐसे एथिक्स के हिसाब से ही मैं कवर करूंगी। I am from Delhi. I have graduated from Shri Ram College of Commerce in 2019 and I enrolled in the Dreams 400 scholarship of Lukman IAS in which I studied GS in 2019-2020 batch and I studied subjects, all the subjects, polity, economics, ethics, and the faculty here, Ansari sir and Lakshmikant sir and other teachers as well. They are all very good and they are very motivating as well as encouraging. So yes, it has been a very important part of my UPSC journey being associated with Lukman IAS, and rest is that thank you so much. I would thank Ansari sir for his constant guidance starting from the prelims phase till the interview phase, and that's it from my side. Thank you. जब आप स्टार्ट करें तो मैं एक आपको सोर्स बता सकती हूँ, मृणाल सर, MRUNAL, मृणाल सर का एक वीडियो लेक्चर है अबाउट जस्ट अबाउट हाउ टू बिगिन एंड व्हाट यूपीएससी एग्ज़ाम इज़। तो वो आपको ये एक्सप्लेन कर देंगे कितने पेपर्स हैं, कितने मार्क्स के हैं, कितने घंटों के होते हैं, कितने दिनों में होते हैं। उस तरह की फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आप यूट्यूब पर ही गूगल कर लीजिएगा, मृणाल सर यूपीएससी इंट्रोडक्शन या ऐसा कुछ करके। अब वो कौन से प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब और अनअकैडमी, आई डोंट रिकॉल, मगर वो ईज़िली आपको अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसको देखकर पहले अपना एक ब्रॉड माइंडसेट तैयार करिए, समझिए कि एग्ज़ाम है क्या। उसके बाद में सिलेबस। अब सिलेबस तो उठा करके पढ़ना आसान है, ये नहीं समझ में आता उसका करें क्या। सिलेबस बहुत डिटेल्ड है, GS 1 2 3 4 के हिसाब से दिया हुआ है यूपीएससी की वेबसाइट पर ही। उसको प्रिंट करके GS 1 एक पेज पे, GS 2 दूसरा, GS 3, GS 4 ऐसे 4 पेज में उसको प्रिंट कर लीजिए। मृणाल सर की जो साइट है mrunal.org, उसमें टॉपिक वाइज हर साल के मेंस के क्वेश्चंस हैं। तो और प्रीलिम्स के क्वेश्चन के लिए आप कोई भी कंपाइलेशन अवेलेबल जो मार्केट में है आप ले सकते हैं।
मैंने अरिहंत की यूज़ की थी, हालांकि थोड़ा मुझे लगता है दूसरे भी हैं जो बेटर हैं शायद उससे, तो वो आप देख लीजिएगा कि कौन सा ज़्यादा इम्प्रूव्ड वर्जन है। प्रीलिम्स के लिए बोल रही हूँ, और मेंस के लिए मृणाल सर ने बहुत ही अच्छे से सेग्रीगेट कर रखा है ऑनलाइन, उसका प्रिंट ले लीजिए आप। अब आप अपने सिलेबस के साथ बैठिए, पहला टॉपिक पढ़िए। अगर उसमें लिखा हुआ है सेलियंट फीचर्स ऑफ इंडियन आर्ट एंड कल्चर एंड आर्किटेक्चर, आप मृणाल सर के वेबसाइट पे देखेंगे तो उसी टॉपिक के अंदर उन्होंने क्वेश्चंस दे रखे होंगे। आप सिर्फ क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए, अटेम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये देखें क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। ये एक्सरसाइज आपको इस तरह GS 1, 2, 3, 4 हर उसके सिलेबस के टॉपिक के लिए करनी है। तो हर टॉपिक के जो क्वेश्चंस हैं, यदि आपको वो समझ में आ गए तो आपको सिलेबस पूरा समझ में आ गया। एथिक्स के लिए ये स्ट्रैटेजी उतनी यूज़फुल नहीं होगी, पर GS 1, 2, 3 के लिए आप पूरी तरह से यही स्ट्रैटेजी अपना करके चलिए। एक बार आपको जब सिलेबस का आइडिया लग चुका है, आपको समझ में आ गया एग्ज़ाम क्या डिमांड करता है, तो आपकी पढ़ाई का जो हम स्मार्ट वर्क कहते हैं, यही स्मार्ट वर्क है कि आप ये समझें कि कब क्या कैसे करना है। एक बार ये एक्सरसाइज, अच्छा इस एक्सरसाइज में आपको 1 महीने का समय लग सकता है। मैंने तो पूरा 1 महीने का समय लिया था, संतुष्ट हो करके। अगर इंग्लिश में कभी नहीं कोई क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया तो हिंदी ट्रांसलेशन देख लिया, पर क्वेश्चंस को समझ लीजिए। तो टॉपिक्स जो इम्पॉर्टेंट हैं वो किसी से पूछना नहीं, आपको खुद ही समझ में आ जाएंगे। ये एक्सरसाइज करने के बाद अब मैं बात करूँगी गाइडेंस और कोचिंग की, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कौन सी ज्वाइन की और कौन सी नहीं ज्वाइन की। तो मैं बिल्कुल ऑनेस्टली आपको बता दूं, 2019 में जब नौकरी छोड़ी और प्रीलिम्स ना निकल पाने का जो एक्सपीरियंस था पहली बार का, उसने मुझे थोड़ा सा कहीं ना कहीं प्रेशराइज़ किया कि अब नौकरी भी छोड़ दी है तो कहीं कोई कमी ना रह जाए, रूटीन चाहिए। इसलिए मैंने फ़ैसला लिया कि घर से थोड़ा सा दूर एक ऐसे एम्बियंस में जहाँ इसका माहौल हो, क्योंकि घर में कोई सिविल सर्विसेज में नहीं था, मेरे फ्रेंड्स में भी कोई ऐसा नहीं था जो मुझे गाइड कर पाता। तो मैंने दिल्ली जाने का डिसीजन लिया। मैंने वहाँ पर जा कर के आई डोंट नो द प्लेटफॉर्म इज़ ओके बट आई विल यूज़ द नेम ऑफ द कोचिंग। मैंने वाजीराम एंड रवि में क्लासरूम प्रोग्राम लिया। अगस्त से मैंने शुरू की थी अपनी कोचिंग, और देखिए अब मुझे नहीं मालूम कि वो कितना रेलेवेंट है, क्योंकि जितनी मुझे इन्फॉर्मेशन है टीचर्स काफ़ी कुछ छोड़ करके कहीं और जा चुके हैं। तो अब आप अपना डिसीजन अपने हिसाब से लीजिए। और एक बात और कहूँगी, यदि आप दिल्ली में नहीं रहते हैं तो आप ऑनलाइन कोचिंग ले लीजिए। यदि आपके पास संसाधन हो तो आप ऑनलाइन कोचिंग लें। यदि संसाधनों की कमी है तो यूट्यूब पर बहुत सारे फ्री प्लेटफॉर्म्स भी हैं जिनका मैं आगे मेंशन करूँगी, जिनको मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। और ये एक है, क्या है, दिल्ली में आपका टाइम काफ़ी वेस्ट होता है आने जाने में, चीज़ों को अरेंज करने में। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी, हो सके तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स यूज़ कर लीजिए। और ऑनलाइन कोचिंग्स भी अब तो कोविड के बाद सब आ चुकी हैं। तो ये हुई क्लासरूम प्रोग्राम। टेस्ट सीरीज़ की बात करूँ तो प्रीलिम्स में एज सच कुछ स्पेसिफिक नहीं था, मिक्स कर ली मैंने 3-4 कोचिंग्स की। विजन IAS की प्रीलिम्स, इनसाइट्स IAS और IAS बाबा, इनका बहुत अगर आप तीनों को मिला करके करेंगे तो काफ़ी एक आपको वैरायटी मिल जाएगी क्वेश्चंस में। तो आप इनको रेफ़र कर लीजिए, और अवेलेबल हो जाती हैं, फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं कि कोई सी ले ले, कोई सी ले लो, मिक्स एंड मैच कर लीजिए। मैंने फुल लेंथ मॉक्स ही लगाए। स्टार्टिंग में मैं टॉपिक वाइज करती थी, मगर उसमें ये होता है कि आप क्योंकि अभी तुरंत पढ़ा और आपने तुरंत टॉपिक कर लिया, उसका कोई यूज़ नहीं है। और मैं प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जब प्रीलिम्स में डिस्कस करूँगी तब बताऊँगी कि पहले क्या करना है। तो कोचिंग के लिहाज से मैंने आपको ये 3 टेस्ट सीरीज़ बता दी हैं। मेंस के लिए मैंने 2 टेस्ट सीरीज़ ली थी। GS के लिए विजन IAS, और उनका 16 टेस्ट का एक पूरा पैकेज था। मैंने अक्टूबर में प्रीलिम्स के रिज़ल्ट के बाद ली थी ये टेस्ट सीरीज़, क्योंकि थोड़ा सा लग रहा था कि एक बार हो जाए फिर लेंगे। और उसके अलावा मैंने सोशियोलॉजी, मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी था। सोशियोलॉजी की स्ट्रैटेजी में एक अलग वीडियो में बताऊंगी आपको। टेस्ट सीरीज़ की बात करें तो ट्रायम्फ IAS, विकास रंजन सर की जो टेस्ट सीरीज़ है मैंने वो दी थी। इन दोनों टेस्ट सीरीज़ के अलावा मैंने मेंस में IAS बाबा की TLP सीरीज़ है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट एक प्लेटफॉर्म है, उसका बहुत यूज़ किया था। ये 3 चीज़ें की। ऐसे के लिए मैंने कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं ली, क्योंकि तब तक टाइम नहीं बचा था और मुझे ज़रूरत महसूस नहीं हुई। मैं अपनी ऐसे की स्ट्रैटेजी में उसे कवर करती हूँ। और बात करें कि अब जो इतना लग रहा है कि हर कोचिंग में नाम है, उसका रीज़न ये है कि इंटरव्यू स्टेज में जब मैं आई
तो इंटरव्यूज़ के लिए क्या होता है कि अब यहाँ तक आगे कोई कमी ना रह जाए, तो मैंने बहुत सारे कोचिंग्स में एनरोल कर लिया मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम्स के लिए, और मैंने दिए भी बहुत सारे, क्योंकि पहले जून में इंटरव्यू होना था मेरा, फिर वो सीधे सितंबर में शिफ्ट हो गया, तो टाइम लंबा था। तो मुझे लगा कि प्रैक्टिस बनी रहे, तो हर महीने में दो तीन ऐसे देते रहें। घर से देती थी, काफ़ी सारे ऑनलाइन ही दिए हैं। सिर्फ दिल्ली मैंने अप्रैल में फर्स्ट वीक में जा कर के ऑफलाइन दिया, और वहाँ KSG, राव और बाजीराव, ज़्यादातर ये प्लेटफॉर्म्स फ्री हैं इंटरव्यू स्टेज पे, तो आप इनका बिल्कुल भरपूर यूज़ करिए। और कोचिंग का बस यही है, तो अगर आप कहें कि लग करके, तो वाजीराव एंड रवि में क्लासरूम, विजन IAS, ट्रायम्फ IAS और इनमें टेस्ट सीरीज़ की पेड जो कोर्स है वो, और बाकी फ्री प्लेटफॉर्म्स में मेंशन करती रहूँगी। अब स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन की पूरी स्ट्रैटेजी। तो एक पहले मैं आपको बुक लिस्ट बता दूं, एक ब्रॉड सोर्स बता दूं। सबसे पहले करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स में कोई भी एक न्यूज़पेपर आप पकड़ लें, द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, जो आपके टेस्ट को सूट करे। मैंने द हिंदू पढ़ा था और लगातार 2 साल में पढ़ती रही, 2019 से 2021 तक। एडिटोरियल्स कई बार समझ में नहीं आते हैं बहुत अच्छा, और शुरुआत करेंगे तो ज़्यादा तकलीफ़ होगी आपको। तो मैंने ओनली IAS, एक प्लेटफॉर्म है यूट्यूब पर, वो फ्री ऑफ कॉस्ट एडिटोरियल डिस्कशंस करते हैं, बहुत ही क्वालिटेटिव डिस्कशन होता है। मुझे लगता है वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म्स है इस समय, तो आप उनको सुन लीजिए। वो बहुत अच्छे से आपको एडिटोरियल ल्यूसिडली, वो हिंदी इंग्लिश मिक्स करके एक लैंग्वेज यूज़ करते हैं, आप उन्हें सुनिए। धीरे धीरे जब आपकी समझ बढ़ जाएगी तो आपको प्लेटफॉर्म्स की ज़रूरत नहीं होगी, आप खुद से ही ये पढ़ने लग जाएंगे और समझने लग जाएंगे। अब करंट अफेयर्स में न्यूज़पेपर के अलावा मैंने नोट्स कभी नहीं बनाए करंट अफेयर्स के। उसका रीज़न ये था कि आप नोट्स बना तो लेंगे, लेकिन जब वो कंपाइल करना, उसको एडिट करना, क्योंकि हर रोज़ एक ही न्यूज़ कई बार एक्सटेंड होती है, अलग अलग चीज़ें आएंगी, कई बार आप 1 साल तक के नोट्स कंपाइल नहीं कर पाते, और मार्केट में बहुत अच्छी कंपाइलेशंस ऑलरेडी मौजूद होती हैं। न्यूज़पेपर डेली पढ़ने से क्या है, बैक ऑफ द माइंड में कुछ इनोवेटिव पॉइंट्स हमेशा तैयार रहेंगे आपके। और अगर नोट्स बनाने ही हैं तो आप बनाइए जो कुछ यूनिक एग्जाम्पल्स आते हैं। जैसे कि एक मैंने कहीं पढ़ा था कि साउथ इंडिया में, मुझे स्टेट नहीं याद आ रही है, कि कहीं पे कोई ऑटो ड्राइवर है जो फ्री सर्विसेज देता है ताकि गांव की बच्चियां पढ़ सकें। ऐसे एग्जाम्पल आपको एथिक्स में बहुत काम आते हैं। तो ऐसे एग्जाम्पल्स आप कहीं डायरी में या कहीं नोट करके रख लीजिए, टॉपिक वाइज की पॉवर्टी, एजुकेशन से रिलेटेड। बाकी नोट्स मत बनाएं, और बहुत, क्योंकि ये बर्डन आपके ऊपर पड़ेगा बाद में। ये हो गया न्यूज़पेपर रीडिंग। न्यूज़पेपर पढ़ने में आपको शुरुआत में 2 घंटे लग जाएंगे, मुझे भी लग जाते थे, धीरे धीरे वो कम होते होते 1.5 से 1 हो जाएगा। तो बुक सोर्सेस, करंट अफेयर्स में मैं सिविल्स डेली के बारे में बता रही थी। बहुत ही रिच क्वालिटी का कंटेंट आपको मिलता है। अच्छी बात यह है कि अगर आप ऐसे कोई भी टॉपिक है, सपोज इंडो अफगान, तो आप सर्च करिए इंडिया अफगान UPSC सिविल्स डेली। उसमें आपको साल भर की जितनी न्यूज़ है वो एक के बाद एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आपको मिल जाएगी। तो आप वहाँ से 1 साल का करंट अफेयर्स हर टॉपिक वाइज रिवाइज कर सकते हैं। आप सिविल्स डेली को ज़रूर एक्सप्लोर करेगा। मैंने मेंस में और मेंस के बाद फिर इंटरव्यू में उनके प्लेटफॉर्म को बहुत ज़्यादा यूज़ किया, और बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा है उस प्लेटफॉर्म के साथ। उसके अलावा राज्यसभा TV के वीडियोज़ मैं नहीं देखती थी, मैं उसकी समरी पढ़ लेती थी। वो IAS बाबा पे समरी आती है, अच्छी क्वालिटी की होती है। बायजूस पे बहुत अच्छी क्वालिटी की समरी मिल जाती है, और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल होती है। टॉपिक वाइज मिल जाती है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है आप देख लीजिए और उसमें से पढ़ लीजिए। ये हुई बात करंट अफेयर्स की, और इसके अलावा मैंने करंट अफेयर्स में कुछ दूसरा नहीं किया। अब बुक्स पे आ जाते हैं। हिस्ट्री के, अच्छा, बुक लिस्ट मेरी मेंस और प्रीलिम्स में ज़्यादा चेंज नहीं हुई, और आप भी यही करिए, एक सोर्स उठाइए, उसको थरली कंप्लीट कर लीजिए। हिस्ट्री से शुरू करेंगे। हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री के लिए मैंने जहाँ कोचिंग की थी तो वहाँ के नोट्स, आर्ट एंड कल्चर के। फाइन आर्ट्स की एक किताब है 11वीं में NCERT की, उसमें लास्ट में 5 पेज की ग्लॉसरी दी हुई है। उसका हर टर्म पढ़ लीजिए, प्रीलिम्स में सीधे क्वेश्चन उठ करके आ जाता है कि इस शब्द का मतलब ही क्या है, तो आप उसको कंप्लीट कर लीजिए। और पूरी बुक में बॉक्स बने हुए हैं। बॉक्स इन द सेंस वो एक एक मॉन्यूमेंट जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन है। जैसे गोल गुम्बद, तो उसमें लिखा है कि बिगेस्ट डोम इन इंडिया। इस तरह के फैक्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं प्रीलिम्स में। जब आप प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस देख लेंगे ना प्रीलिम्स के, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमें एग्जैक्टली इसमें से पढ़ना क्या है।
तो हिस्ट्री के लिए ये आर्ट एंड कल्चर में फ़ाइन आर्ट्स की वो किताब, और मैंने जो नोट्स अपने वहाँ पे कंप्लीट किए थे वाजीराम की पढ़ाई से वो, और जो कमी रह गई थी वो मैंने नितिन सिंघानिया सर की एक बुक आती है आर्ट एंड कल्चर की, उससे मैंने कंप्लीट किया। एक्चुअली बुक नहीं पढ़ी थी, नितिन सिंघानिया सर के नोट्स आते हैं प्रिंटेड नहीं, हैंड रिटन नोट्स आपको मार्केट में इजीली मिल जाएंगे, वहाँ से आप ले लीजिए। तो जो कमी थी, जैसे कि मैंने सर्कस मैं दूसरी जगहों पे नहीं पढ़ पाई, तो मैंने सर्कस वहाँ से कर लिया। पेंटिंग्स उसमें बहुत अच्छा दिया है, तो सिर्फ पेंटिंग्स वाला पोर्शन कर लिया, वो मैंने हैंड रिटन नोट्स से किया है, बुक से नहीं किया था। ये आप स्ट्रैटेजी रखें आर्ट एंड कल्चर के लिए। उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री पे आ जाते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम की एक किताब आती है राजीव अहीर सर की, उसका जो लेटेस्ट एडिशन है थोड़ा सा और एलैबोरेट है और वेल रिटन है, पूरा कर लीजिए उसको, तो बाय हार्ट करना है शायद उस किताब को, और आपको उसको 5 से 10 बार पढ़ना पड़ेगा, इतना तो उसको इम्बाइब करने में, क्योंकि पहली रीडिंग में आपको लगेगा कि कुछ एक आइडिया था कि ठीक है ये लीडर्स थे, उसके बाद फिर आपको जब सेकेंड रीडिंग आप करेंगे तो आपको ये आइडिया लगेगा कि इसमें क्या इम्पॉर्टेंट है, आप पेंसिल लेकर के फिर अंडरलाइन कर लीजिए। तीसरी रीडिंग में और क्या आप भूल रहे हैं उसको पेन से अंडरलाइन कर लीजिए। चौथी रीडिंग में हाईलाइट कर लीजिए, और जो आपने हाईलाइट किया उसको बार बार रिवाइज करिए। मॉडर्न हिस्ट्री में इसके अलावा कुछ दूसरा रेफ़र नहीं किया, प्री में भी और मेंस में भी। मिडीवल और एंशिएंट हिस्ट्री मैंने कंबाइंड तमिलनाडु बोर्ड की किताब से किया था। एंशिएंट हिस्ट्री के लिए जो वाजीराम में नोट्स थे उनका भी सहारा लिया, और बाकी ये 2 चीज़ें, तमिलनाडु की 11th स्टैंडर्ड की बुक बहुत ल्यूसिडली रिटन है, बहुत सिंपल है, उसको अच्छे से करिए, और ख़ासकर जो आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन है मिडीवल का उसको ठीक से करिए। जो पॉलिटी है, देखिए वॉर्स वगैरह के बारे में कोई नहीं पूछता, मैंने कहा आप एक बार क्वेश्चंस देखिए पिछले 10 साल के, आपको आइडिया लगेगा। वॉर्स के बारे में नहीं है, राजाओं के नाम के बारे में नहीं है, ये सिस्टम के बारे में है कि उनके आइडियाज़ क्या थे, किस तरह की पॉलिटी इकोनॉमी उस समय चलती थी, उस हिसाब से आप पढ़िए। तो ये बुक लिस्ट हुई हिस्ट्री के लिए और आर्ट एंड कल्चर के लिए। आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री को थोड़ा सा रिलेट करेंगे तो आसान होगा, जैसे आप स्तूपा के बारे में पढ़ें और मॉडर्न पीरियड को पढ़ें एक साथ, तो ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। ये हुआ हिस्ट्री। अब बात करते हैं पॉलिटी की। तो लक्ष्मीकांत का लेटेस्ट एडिशन आपको करना ही है, प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, मेंस में भी कुछ पॉइंट्स डायरेक्ट अगर क्वेश्चन है तो आपको लगेंगे उससे। उसके अलावा जहाँ मैंने कोचिंग की थी वहाँ पे अविनाश गौतम सर और रविंद्रन सर के जो नोट्स थे क्लासरूम के, उनको मैंने मेंस के लिए यूज़ किया, ओनली फॉर मेंस, फॉर प्रीलिम्स ओनली लक्ष्मीकांत। और इन सबको आपको सप्लीमेंट करना है PT 365 के साथ। मैंने पहले ही वो करंट अफेयर्स में कवर कर लिया कि आप PT 365 के साथ इन सबको प्रीलिम्स के लिए कॉम्प्लीमेंट करिए, और मेंस 365 के साथ कॉम्प्लीमेंट करिए मेंस के एग्ज़ाम के लिए। पॉलिटी में इतना ही किया था, और इन्हीं 2 सोर्सेज को मैंने बार बार यूज़ किया। लक्ष्मीकांत एक बार में अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो हो सकता है आपको ना समझ में आए, छोटे छोटे हिस्सों में बांट लीजिए, पूरा महीना भर लगा करके पढ़िए, समझ लीजिए। और पॉलिटी के बाद ज्योग्राफी केवल मैंने 4 NCERTs की थी 11th-12th में 2+2, और उन्हीं में से क्वेश्चंस आते हैं। रीडिंग बिटवीन द लाइंस होता है क्योंकि कंसेप्ट्स हैं काफ़ी सारे। मृणाल सर की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे राज तनिल मैम का एक वीडियो लेक्चर पूरा सीरीज़ पड़ा हुआ है, उसके नोट्स नहीं बनाए, सिर्फ उसे समझने के लिए यूज़ किया कि कंसेप्ट्स मेरे क्लियर हो जाएं कि एग्जैक्टली है क्या ज्योग्राफी। तो आराम से उस सीरीज़ को आप देखिए और पढ़िए NCERT से, ताकि रिवीजन की तरह आप NCERT को पढ़ेंगे और बहुत अच्छी आपकी ग्रैस्प आएगी सब्जेक्ट पे। ज्योग्राफी में बात करें तो मैपिंग बहुत ज़रूरी हो जाती है। एटलस मैंने यूज़ किया, ऑक्सफर्ड का स्टूडेंट एटलस, और वो एक दिन का काम नहीं है, वो तो जब भी पढ़ें एटलस के साथ बैठ कर के पढ़ें। जो लोकेशन का नाम आए उसे तुरंत सर्च कर लीजिए, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। जो देश दुनिया में न्यूज़ में है कंट्रीज़, उनको देख लीजिए। और राज तनिल मैम एक्चुअली मैपिंग बहुत कराती हैं उस वीडियो में, बीच बीच में उन सभी लोकेशंस को साथ साथ देखते जाइए। और UPSC के क्वेश्चंस भी देखिए प्रीवियस ईयर में कि मैपिंग में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। कंसेप्चुअल रहता है ज्योग्राफी, समझ जाएंगे तो लंबे समय तक याद रहेगा। ज्योग्राफी के बाद एनवायरनमेंट पे आते हैं। NCERT में केमिस्ट्री 11th क्लास में एनवायरमेंटल केमिस्ट्री करके एक सब चैप्टर है, वो करिए। 12th NCERT बायोलॉजी में 4 चैप्टर्स हैं, उनको कर लीजिए। वैशाली आनंद मैम का टेलीग्राम पे एक चैनल चलता है, उसमें वो बहुत अच्छे क्वालिटी के रिसोर्सेज शेयर करती रहती हैं।
तो वो PDF फॉर्मेट में होते हैं, आप उसको देखिए, फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छा उसमें आपको कवरेज मिल जाएगा। वो MCQs भी शेयर करती हैं साथ साथ, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। शंकर IAS सर की बुक मैंने बहुत सिलेक्टिवली पढ़ी है, सिर्फ वो चीज़ें जो बार बार न्यूज़ में आ रही हों और जिनका मुझे थोड़ा सा कम नॉलेज हो उनको किया। और एनवायरनमेंट के जो मेरे कोचिंग के नोट्स थे वो भी मैंने रेफ़र किए थे एक बेसिक बेस बनाने के लिए। एनवायरनमेंट में भी मैपिंग इम्पॉर्टेंट है कि कोई जो बायोस्फीयर रिजर्व्स वगैरह हैं उनमें कौन सा इंपॉर्टेंट एनिमल रहता है, नेशनल पार्क में कौन सा, जैसे इस बार आया था हिमालयन मस्क डियर का कोई क्वेश्चन कि, और बारासिंगा का क्वेश्चन। तो जो इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं जो न्यूज़ में रहते हैं उनमें कौन सा एनिमल मेन है वो आपको मालूम होना चाहिए। हर आपको एनिमल का नाम नहीं पता होने की ज़रूरत है, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है उसका एटलीस्ट एक आइडिया रहे कि कहाँ मिलता है, कहाँ का नेटिव है, क्योंकि पूछ लेते हैं कई बार प्रीलिम्स में। एनवायरनमेंट के बाद फिर हम आ जाते हैं सब्जेक्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर। बेसिक आता है, करंट अफेयर्स से हो जाता है, साइंस मॉनिटर RSTV पे आता है। यदि आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं हैं तो यूट्यूब पर छोटे छोटे वीडियोस जो एनिमेटेड होते हैं एक्सप्लेनर्स टाइप के, उनको देख लीजिए। मैंने कोचिंग के नोट्स भी रेफ़र किए थे ताकि एक बैकग्राउंड, खासकर बायोटेक्नोलॉजी वगैरह से, मेरा क्योंकि मैथ्स बैकग्राउंड रहा तो समझ में नहीं आता था, तो वहाँ के नोट्स भी मैंने लिए। अगर आपके फ्रेंड्स हैं आप उनके साथ ये नोट शेयर कर लीजिए और हो जाता है। साइंस एंड टेक में करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैंने विजन IAS का PT कंपाइलेशन, मेंस कंपाइलेशन पूरा बाय हार्ट कर लिया था और कंसेप्ट्स को तो समझ लिया था। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बाद अब आएंगे हम इकोनॉमिक्स पर। इकोनॉमिक्स के लिए मृणाल सर का जो अनअकैडमी पे कोर्स है वो मैंने 2019 में जब मैं जॉब में थी तभी शुरू कर दिया था। तो ऑलमोस्ट 500 पेजेस का उनका मटेरियल रहता है। उसमें क्वेश्चंस हर टॉपिक वाइज ऑलरेडी सेग्रीगेटेड दिए हैं, बहुत ही होलिस्टिक कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल है, उसको रेफ़र किया। 11th क्लास की NCERT रेफ़र की थी, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उसमें ऐसे और आंसर राइटिंग का बहुत मटेरियल है। तो ये दो मेरे इकोनॉमिक्स के लिए रहे। बाकी कोचिंग के नोट्स भी थे जो मैंने सिर्फ मेंस के लिए यूज़ किए थे। सब कुछ ऑनलाइन शिफ्ट हो गया है, कोचिंग्स भी ऑनलाइन हैं, प्लेटफॉर्म्स ऑनलाइन शिफ्ट हो गए। मैंने जो जिक्र किया जिन प्लेटफॉर्म्स का, आप उनको एक्सप्लोर कर लीजिए। और अनअकैडमी भी, जैसे मृणाल सर का इकोनॉमिक्स का मैंने कोर्स वहाँ से लिया था, तो ये सब चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल हैं। तो बिल्कुल भी बॉग डाउन मत होइए। इनफैक्ट घर के कंफर्ट से प्रिपेयर करने से अच्छा कुछ हो नहीं सकता। और मैंने अपनी कोचिंग का भी सब आपको बता दिया है कि कैसे आपको क्या डिसीजन लेना है, ये अब आपके ऊपर है। ना भी कोचिंग लें तो 100% डूएबल है, और मुझे लगता है आप और बेहतर भी कर सकते हैं, क्योंकि जब खुद में आदमी इंसान बिल्कुल डिपेंडेंट होता है ना, सेल्फ डिपेंडेंट, तो वो सेल्फ इम्प्रूवमेंट में लगा रहता है। खुद से कंपेयर करिए, आसपास मत कंपेयर करिए। लोग कैसे क्या कर रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है। अपने लिए स्टैंडर्ड्स बनाइए और आगे बढ़ते जाइए। कभी हौसला मत खोइए। याद रखिए कि आपने पहली बार शुरू क्यों किया था। मैं यही सोचती थी कि नौकरी क्यों छोड़ी थी। कभी कभी लगता था कि कहीं गलती तो नहीं कर दी, अरे, तो मैं सोचती कि नहीं, पीछे नहीं देखना है, सवाल ही नहीं उठता। कमी क्या है उसको सुधारेंगे बस, और आगे बढ़ते जाएंगे। और जो मैंने कहा है, आई होप आपको ये हेल्प करेगा। थोड़ा सा कुछ वर्किंग एस्पिरेंट्स के लिए बोलूँगी, क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस थोड़ा सा रहा है। पेशेंस रखिए। यदि आप नौकरी नहीं छोड़ सकते हैं, मैं समझती हूँ मिडिल क्लास फैमिली से आना, कई लोगों पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। मैंने खुद ने 2 साल नौकरी मतलब 2 साल तक मैं नहीं छोड़ पाई। मुझे लगा कि नहीं, पहले कुछ सेविंग्स इकट्ठा हो जाए, एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी मेंटली आ जाए। भले ही आपके पेरेंट्स आपको स्पॉन्सर कर देते हैं, पर एक दिमाग में रहता है। यदि आप पे घर की जिम्मेदारियां हैं, आप नौकरी नहीं छोड़ सकते, तो अपने सपने को मत छोड़ें, पेशेंस रखें। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का सहारा लीजिए, छोटे छोटे टुकड़ों में सिलेबस को बांट लीजिए और उसको फॉलो करिए, चेस करिए। छोटे छोटे हिस्से जुड़ करके फिर पूरा एक कंप्लीट पिक्चर बना लेते हैं। और बस मेरी यही आपसे एक मैसेज है कि डोंट गिव अप एवर, हैव होप। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि दूसरी रैंक आएगी, और जो कुछ भी डाउट्स होंगे, मैंने कोशिश तो की है कि मैं पूरा होलिस्टिकली बता सकूं। और जो कुछ भी अगर मुझे लगता है कि कुछ मिसिंग है, तो आई होप कि मैं खुद अपना कोई ब्लॉग लिख करके या कुछ रिटन फॉर्मेट में पोस्ट भी कर दूं। और अभी के लिए इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू। माई बेस्ट विशेस आर विद एवरीवन। थैंक यू।